वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके अंदर मैंने आपको 31 तक जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सारे करा दिए हैं। 32 से सारे एंट्री वाले सम हैं, 32 से 42 तक। इसमें क्या होता है, एग्जाम में या तो क्वेश्चन आता है, कई बार एंट्री पास करने को बोल देता है क्योंकि लाइन देगा इसकी एंट्री क्या होगी, तो डिसॉल्यूशन के टाइम उसकी एंट्री क्या होगी। स्टार्टिंग में मैंने इलस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें भी एंट्रीज थी, मैंने 4 से स्टार्ट की थी। तो आज हम एंट्री वाले स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कुछ एक दो फर्स्ट टू थर्ड आपको कराती हूँ, फिर आपने 32 से 42 तक एक एक खुद करनी है एंट्री, ठीक है। देखना ध्यान से। फर्स्ट इलस्ट्रेशन निकालो एक बारी, आगे बुक खोल के बैठनी है। लावण्य एंड प्रिया वर पार्टनर sharing profit in the ratio of 2:1. Pass journal entry for the following transaction. आप एंट्री करो इन ट्रांजेक्शन्स की एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम इस चीज़ की क्या एंट्री होगी, ठीक है। तो देखना मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन को लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसकी क्या एंट्री होगी। कह रहा है वॉक्समैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 150 इन द बैलेंस शीट। कह रहा है कि बैलेंस शीट में वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 150 दिखाया हुआ है, ठीक है। बैलेंस शीट में वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से दिखाया हुआ है, 150 से दिखाया हुआ है। दिस इज द बैलेंस शीट जो सम सॉल्व करने के टाइम हमारे को गिवन होती है। ये बैलेंस शीट गिवन है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन आपको पता है डिसोल्यूशन के टाइम क्या इसकी एंट्री क्या होगी। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम नीचे देखते हैं कि हमने वर्कर को पैसे देने या नहीं देने। उसने लिखा है एंड देयर वाज नो अदर लायबिलिटी टुवर्ड वर्क्समैन कंपनसेशन। इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब वर्कर को आपने कुछ नहीं देना। तो बताओ ये यहाँ पड़ा हुआ क्या शो करता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसे कौन बांट लेंगे, पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस केस में एक ही एंट्री होगी, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कौन बांटेंगे, पार्टनर के नाम है लावण्या एंड प्रिया 2:1 में, ठीक है। तो टू लावण्यास कैपिटल टू प्रियास कैपिटल। किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1। तो 2:1 में बांटने की एंट्री कर देना। 1 लाख इसको मिलेंगे, 50,000 इसको मिलेंगे। बैलेंस ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस केस में तो बच्चे ये एंट्री होगी। अब देखना नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। कह रहा है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 150 इन बैलेंस शीट। पहली लाइन तो सेम ही है। सेकेंड ट्रांजेक्शन के लिए बोल रहा है एंड इसमें देखना क्या चीज लाइन चेंज कर रहा है। 150 की है बैलेंस शीट में और कह रहा है एंड द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट एंड liability in respect of it was ascertained at 90। अब ध्यान से देखना, आपके पास लैंग्वेज कह रहा है द वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 150 इन द बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन 90। बैलेंस शीट में वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 150 है और कह रहा है इसकी जो लायबिलिटी डिटरमाइन की गई है वो 90 की गई है। अब बताओ, आपको पता है जब ये बड़ा सम होता है आप कैसे कैलकुलेट करते थे, जितना वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है इसमें से आपने जितने पैसे वर्कर को देने हैं, तो बताओ लायबिलिटी कितनी डिटरमाइन की गई है, 90। तो इतना वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे क्योंकि सारी आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट वहाँ होती है। तो 90 ट्रांसफर, तो फर्स्ट एंट्री तो होगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। इतना रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे क्योंकि सारी आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट होती है रियलाइजेशन में। तो आप पहले 90 तो ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में रिजर्व, ठीक है। क्या लिखोगे आप इसकी नरेशन कि वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व टू एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी
लाइबिलिटी जितना वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जितना ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में। उसके बाद मुझे बताओ बाकी रिजर्व कितना बचा, 90 तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, बाकी 90 तो मैंने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, बाकी कितना बचा 60। तो बताओ ये यहाँ पड़ा हुआ क्या शो कर रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसे पार्ट में बांट लेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लावण्यास कैपिटल टू प्रियास कैपिटल, कितना बचा हुआ है 60, इसे बांटेंगे 2:1 में, तो 40 इसको मिलेंगे, 20 इसको मिलेंगे, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन आपको पता है जितना आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है उतना आपने वर्कर को पे करना है, तो आपको पे की भी एंट्री दिखानी पड़ेगी, और पे करते टाइम आपको पता है कि रिजर्व रियलाइजेशन में क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट होगा। तो नेक्स्ट एंट्री मेरी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे की एंट्री दिखाओगे कि वर्कर को कितना पे किया गया। तो इस केस में अगर ये दिया हो तो 3 एंट्री पास होती है लाइन से। हम बड़ा सम करते थे तब भी इतना ही होता था। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या क्या चीज चेंज आ रही है, बार बार चेंज इस लाइन में आएगी, नीचे वाली लाइन में। देखना नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, थर्ड ट्रांजेक्शन है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹115 बैलेंस शीट एंड liability in respect of it was ascertained ascertain मतलब determine, it was ascertained at 150। अब बताओ इस सिचुएशन में कह रहा है कि वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में 150 है, लेकिन जितना हमने वर्कर को देना है उतना रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है। तो चेक करो कितनी लायबिलिटी है, तो वर्कर की लायबिलिटी भी कितने की है 150, मतलब आपको नीचे लायबिलिटी भी 150 दी है कि वर्कर को भी 150 देना है। तो इस टाइम रिजर्व बढ़ नहीं सकता क्योंकि पूरे पैसे वर्कर को देने हैं, तो पूरा रिजर्व रियलाइजेशन में डालो। तो इस केस में फर्स्ट एंट्री तो होगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पूरा रिजर्व ट्रांसफर करोगे 150। अभी ये मैंने पे नहीं किया, सिर्फ ट्रांसफर किया, तो बैलेंस ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। उसके बाद बढ़ तो सकता ही नहीं है, बचा ही नहीं है, लेकिन सिर्फ लायबिलिटी क्या दिखा दोगे, पेमेंट। तो नेक्स्ट एंट्री मेरी बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट की एंट्री भी दिखाओगे कि कितनी हो रही है, रियलाइजेशन टू बैंक की होगी, ठीक है। तो इस केस में 2 एंट्री होगी। नेक्स्ट केस में देखना क्या चीज आ रही है आपके पास। नेक्स्ट है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, फोर्थ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 115 बैलेंस शीट, ठीक है, इतना तो दिया हुआ है आपको। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिख रहा है लायबिलिटी इन इट वाज असर्टेन, ये चेंज हो रही है, ये लाइन चेंज हो रही है। द वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 115 बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 150 दिखाया था, एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट इट वाज असर्टेन एट 2 लाख। कितनी लायबिलिटी असर्टेन की गई है, 2 लाख, मतलब वर्कर को आपको 2 लाख देना है। अब मुझे बताओ रिजर्व में से जितना आपने वर्कर को देना होता है उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफर, तो आपके पास रिजर्व तो कम है और पे ज़्यादा करना है, तो इस टाइम बढ़ तो सकता नहीं है क्योंकि हमारे पास उल्टा रिजर्व कम है, तो वर्कर को ज़्यादा देना है, तो पूरा रिजर्व कहाँ ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन में। तो पहले तो ट्रांसफर करो, कितना करना है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 150 से। उसके बाद आपको पता है बढ़ तो सकता ही नहीं है क्योंकि लायबिलिटी उल्टा ज़्यादा है। उसके बाद लायबिलिटी बताओ पे कितनी करनी है, 2 लाख, तो लायबिलिटीज पेमेंट की एंट्री
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप कहोगे कि हमारे पास रिजर्व तो कम था, फिर आपने ये पे ज़्यादा दिखाया। आपको पता है जो पे ज़्यादा दिखाया इसका लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, आपको कोई मतलब नहीं है। आप तो पे जितना वर्कर को कर रहे हो उसकी एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, बट सकता नहीं है पार्टनर में क्योंकि रिजर्व है नहीं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट कह रहा है वर्क्समैन, ये पूरा ही चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लास्ट ट्रांजेक्शन देखना क्या चीज़ है। आपके पास लास्ट ट्रांजेक्शन है 6th, नहीं 5th ट्रांजेक्शन है। देयर वॉज नो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट। कह रहे बैलेंस शीट में कोई वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। देयर वॉज नो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट एंड firm had to pay rupees 40,000 as compensation to worker, as compensation to workers। ये लाइन दी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो कह रहा है देयर वॉज नो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, ठीक है। लेकिन कह रहा है बट फर्म हैड टू पे 40,000 टू द कंपनसेशन टू वर्कर। लेकिन वर्कर को हमने 40 पे करना है। आप बताओ रिजर्व नहीं है तो ट्रांसफर तो होगा नहीं रियलाइजेशन में, लेकिन और बढ़ भी नहीं सकता, पार्टनर में रिजर्व है ही नहीं। लेकिन वर्कर को 40 देने हैं तो बताओ एक्स्ट्रा पेमेंट करना क्या होता है, लॉस रियलाइजेशन के डेबिट में जाता है। तो सिर्फ आप लायबिलिटी पे करके दिखा दो। लायबिलिटी के लिए कोई नया नाम नहीं यूज़ करना, रियलाइजेशन को ही डेबिट करना है। तो आपकी सिर्फ पेमेंट की एंट्री जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक, कितना 40। अब आप कहोगे रिजर्व नहीं था तो लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, आपको कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में एक ही एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गई, ठीक है 40,000। ये बच्चे हमारी ख़त्म हो गई इलस्ट्रेशन फर्स्ट। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन सेकेंड। ध्यान से समझना है इलस्ट्रेशन सेकेंड को। सुनो ध्यान से। इलस्ट्रेशन सेकेंड, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। लेकिन इस जर्नल एंट्री को करने से पहले एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये पूरा टॉपिक एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और आपको पता है एग्जाम में मैक्सिमम अगर बाई चांस एंट्री में क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम एंट्री वो एक्सपेंसेस की पूछता है, क्योंकि कंफ्यूज करने वाली। या तो क्वेश्चन आता है लेकिन कई बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन एंट्री में भी पूछ लेता है कि इसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है। और एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में पास करनी है। सुनो ध्यान से। आपको पता है अभी आपके पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ भी है। तो आपको पता है ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, असेट को बेचने से रिलेटेड और आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट के लिए हमने कोई खर्चे किए होते हैं, जिन्हें हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं। लेकिन खर्चों के लिए हम खर्चों को डेबिट नहीं करते क्योंकि नया नाम यूज़ नहीं करना। तो रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो खर्चे इसके डेबिट में आते हैं, तो हम रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं डायरेक्ट खर्चों के लिए, क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट भी है। तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक या कैश, जो भी लिखना है। ये तो वो खर्चे हैं जो मैं किसी बाहर वाले को पे कर रही हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम डिसोल्यूशन का काम देखने के लिए पार्टनर को अपॉइंट करते हैं, ए को, कोई भी पार्टनर जो भी है ABC जिसको उसको अपॉइंट किया। अब ये डिसोल्यूशन का सारा काम देखेगा तो इस काम के लिए मुझे इसको कमीशन देना पड़ेगा। हो सकता है रेम्यूनरेशन लिखा हो कि रेम्यूनरेशन देना है। रेम्यूनरेशन वही कमीशन सैलरी इनको ही कहते हैं, मतलब काम करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको उसको कुछ अमाउंट देना, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन या कमीशन।
अब बताओ, ए फ्री में तो काम नहीं करेगा, इस काम के लिए आपको रेम्यूनरेशन देना पड़ सकता है, कमीशन देना पड़ सकता है। रेम्यूनरेशन और कमीशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए हम एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते, किसको डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन को, क्योंकि हमें नया नाम तो कुछ यूज़ करना नहीं है। लेकिन इस बार ये कमीशन हमने किसी बाहर वाले को नहीं देना, पार्टनर को देना है। और पार्टनर को हम कैश नहीं देते, उसके अकाउंट में डालते हैं। अकाउंट में डालते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होती है, इंक्रीज पे क्रेडिट, तो इस टाइम पार्टनर का नाम ए है तो एंट्री होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी बाहर वाले को पेमेंट कर रही हूँ तो रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर को कमीशन दे रही हूँ तो रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं 10,000 बाहर पेमेंट कर रही थी तो रियलाइजेशन टू बैंक, मैंने पार्टनर को कमीशन दिया 50, रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, तो मेरा टोटल रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 60 हुए, क्योंकि पार्टनर को भी दे रहे हो और बाहर भी दे रहे हो। अब ध्यान से सुनना, कई बार हम पार्टनर को इस कंडीशन पर अपॉइंट करते हैं कि हम तुझे कमीशन 60 देंगे। कितने देंगे? 60 देंगे। लेकिन इस कमीशन देने की वजह से ये जो हम तुझे कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, ठीक है, ये तो हमने दे दिया, लेकिन इस कंडीशन पे अपॉइंट किया है कि हम तुझे कमीशन देंगे, लेकिन जो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे, मतलब इसके अलावा जो बाहर के खर्चे होंगे वो ए बियर करेगा। कौन बियर करेगा? ए। ये जो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया, हमने तो उसे कमीशन दिया, लेकिन साथ में लिखा हुआ है कि एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय ए, पार्टनर बियर करेगा। पार्टनर बियर करने का मतलब ये नहीं कि वो हमारी लायबिलिटी की पेमेंट करेगा, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल रियलाइजेशन खर्चे हैं वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो खर्चा ए का ही है, अपनी जेब से देगा, हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो पार्टनर बियर करेगा, पार्टनर बियर करने का मतलब फर्म की बुक में इसकी क्या नहीं होगी? एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये खर्चा फर्म का है, पार्टनर का है। ठीक है, तो अगर बियर वाली लाइन क्लियर होगी तो मेरी बुक में इस बाहर वाले खर्चों की क्या नहीं होगी? एंट्री नहीं होगी, हम सिर्फ पार्टनर को कमीशन देंगे। ठीक है, अगर लिखा होगा क्लियर तो वो पार्टनर का खर्चा, अदरवाइज सारे खर्चे फर्म के हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इलस्ट्रेशन सेकंड पूरी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की ही है। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, आपको जर्नल एंट्री दे रहा है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखना, फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, realization expenses amounted to ₹5, ₹5। कह रहा है रियलाइजेशन के खर्चे कितने हुए? 5। तो खर्चे के लिए आपको पता है हम कोई नाम तो यूज़ नहीं करते, रियलाइजेशन को ही डेबिट करते हैं। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस इतने हुए, तो बताओ एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000, रियलाइजेशन टू बैंक, ये एंट्री होगी। ठीक है, अब उसके बाद सुनना, ये तो फर्स्ट हो गया, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दिए, कुछ कहा थोड़ी है पार्टनर बियर करेगा, तो ये फर्म का खर्चा है, और फर्म के खर्चों के लिए रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, बिजनेस से कैश जाएगा तो रियलाइजेशन टू बैंक। नेक्स्ट देखना एक बारी, आपके पास नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस amounted to ₹8, amounted to ₹8, ये दिए हुए हैं। वर पेड बाय पार्टनर एक्स, वर पेड बाय पार्टनर एक्स। ध्यान से सुनना, कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8, रियलाइजेशन के खर्चे कितने हैं? 8। वर पेड बाय पार्टनर एक्स, किसने पे किए? पार्टनर ने। अब एक चीज़ बताओ, कहीं भी लिखा हुआ है ये खर्चा पार्टनर ने बियर करना था? नहीं, तो इसका मतलब ये खर्चा फर्म का है, फर्म का खर्चा है, खर्चे के लिए रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, लेकिन ये खर्चा पे किसने किया है? पार्टनर ने। कहीं भी नहीं लिखा उसने बियर करना था, ये फर्म का खर्चा है, फर्म का खर्चा, और पे किसने किया है? पार्टनर ने। तो हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे? पार्टनर को। तो 2x कैपिटल उसके अकाउंट में डाल देंगे। तो 8,000 हमारे खर्चे x ने पे किए तो हम उसके अकाउंट में डाल देंगे। रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है एज ए एक्सपेंस,
ये खर्चा पे पार्टनर ने किया है तो हम उसके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट, तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। नेक्स्ट देखना थर्ड एंट्री क्या पूछ रहा है, कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹10। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हुए, 10 हुए। वर पेड बाय फर्म, वर पेड बाय फर्म, वर पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर। देखो ध्यान से, कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10। रियलाइजेशन के खर्चे कितने हुए, 10 हुए। वर पेड बाय फर्म, किसने पे किए, फर्म ने। लेकिन कह रहा है फर्म ने पे किए ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, किसकी तरफ से पे किए, पार्टनर की तरफ से। इसका मतलब ये खर्चा किसका था, पार्टनर का। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹10,000 वर पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किए, मतलब फर्म से पैसे गए, नहीं कह रहा ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर की तरफ से पे किए। इसका मतलब ये खर्चा किसका था, पार्टनर का था, और पे फर्म ने किया। अगर फर्म का खर्चा नहीं है तो हम रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करेंगे, फर्म के खर्चे से ही रियलाइजेशन डेबिट होता है। तो ये खर्चा किसका था, पार्टनर का। पे किसने किया, फर्म ने, तो हम ये पैसे किससे काट लेंगे, पार्टनर के अकाउंट से। पार्टनर का नाम दिया है, पार्टनर का नाम क्या है, नहीं दिया, तो आप पार्टनर्स कैपिटल के नाम से डेबिट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्म से पैसे गए लेकिन ये फर्म का खर्चा नहीं था, जिसकी वजह से रियलाइजेशन डेबिट नहीं हुआ। ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर की तरफ से पे किया तो फर्म से पैसे गए, लेकिन फर्म ये पैसे किससे ले लेगी, पार्टनर से। पार्टनर से कैश नहीं मंगाएगी, उसके अकाउंट से काट लेगी। अकाउंट से काटेंगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कह रहा है फोर्थ ट्रांजेक्शन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹, realization expenses amounted to ₹15 were paid by firm, were paid by firm, firm ने पे किए। Mr. X, one of the partner, Mr. X, one of the partner has to bear these expenses। अब ध्यान से सुनना, कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15 वर पेड बाय फर्म। किसने पे किए, फर्म ने, मतलब फर्म से पैसे गए। कह रहा है मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर, हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस किसने बियर करने थे, पार्टनर ने। अगर ये एक्सपेंसेस पार्टनर ने बियर करने थे तो मेरी बुक में इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर बाई चांस ये लाइन ना होती, ये होता रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15, रियलाइजेशन के खर्चे 15 है। मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर, हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस किसने बियर करने हैं, पार्टनर ने, तो मेरी बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी थी, वर पेड बाय फर्म। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 15,000 फर्म ने पे किए, मतलब फर्म से पैसे गए। लेकिन उसने कहा है मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर, वॉज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस किसने बियर करने थे, एक्स ने। बच्चे जब एक्स ने बियर करने थे तो मेरे बिजनेस से पैसे नहीं जाने चाहिए थे, क्योंकि ये खर्चा किसका है, पार्टनर का। पार्टनर का खर्चा है तो रियलाइजेशन का डेबिट होगा ही नहीं, क्योंकि फर्म के खर्चों के लिए हम रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। मतलब ये खर्चा एक्स का था,
लेकिन पे कर दिया फर्म ने। रियलाइजेशन को क्यों नहीं डेबिट से करते, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है ही नहीं। तो फर्म बताओ ये पैसे किससे ले लेगी, पार्टनर से, पार्टनर के अकाउंट से काट लेगी, क्योंकि फर्म से पैसे नहीं जाने चाहिए थे लेकिन फर्म से पैसे गए, क्योंकि ये खर्चा पार्टनर ने बियर करना था। तो फर्म उसके अकाउंट से काट लेगी, अकाउंट से काटेगी तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट, तो एक्स कैपिटल टू बैंक। नेक्स्ट देखना, फोर्थ के बाद आ रही है फिफ्थ ट्रांजेक्शन। आपके पास नेक्स्ट आ रहा है फिफ्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखना बच्चा, फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारे पास लिखी हुई है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20 वर पेड बाय फर्म। रियलाइजेशन के खर्चे फर्म ने पे किए, 20 मतलब फर्म से पैसे गए, रियलाइजेशन के खर्चे थे 20 वर पेड बाय फर्म। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ₹8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म। इसमें से जो 8,000 का खर्चा था वो फर्म का था, ठीक है। एंड बैलेंस जो बाकी खर्चा था, वर टू बी बैलेंस बाय मारुति। जो बाकी खर्चा था वो किसका खर्चा था, वो मारुति का था। मारुति मतलब पार्टनर, पार्टनर का नाम है मारुति। अब मुझे बताओ फर्म का खर्चा कितना था, 8। फर्म का खर्चा 8 था, ठीक है। जितना फर्म का खर्चा होता है उतना ही हम रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं। फर्म के खर्चे के लिए रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं 8। अब मुझे बताओ, फर्म का खर्चा 8 था लेकिन फर्म ने पे किए 20, तो बताओ 12,000 फर्म ने किसके पे किए, पार्टनर के, जो फर्म का खर्चा ही नहीं है। तो फर्म 12,000 किससे ले लेगी, पार्टनर से, और पार्टनर का नाम क्या है, मारुति। तो मारुति के अकाउंट से काट लेगी 12,000। देखो फर्म से पैसे 20 गए लेकिन फर्म का खर्चा था 8, बॉल इतना करना था। 12,000 मारुति के थे लेकिन फर्म ने पे किए हुए थे, फर्म उसके अकाउंट से काट लेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन का ये अफेक्ट आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये हो गई फिफ्थ ट्रांजेक्शन। अब देखना नेक्स्ट सिक्स्थ। देखना बच्चे ध्यान से, कह रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20। डिसोल्यूशन के खर्चे हैं 20, अभी पे किसने की नहीं बताया। ₹8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म। इसमें से 8,000 का जो खर्चा है वो फर्म का है। एंड बैलेंस बाय मारुति, और बाकी जो खर्चा है वो पार्टनर का है, पार्टनर का नाम मारुति है, मारुति है पार्टनर। The expenses were paid by firm। ये सारे खर्चे देखो, 20 का एक खर्चा था, कह रहा है 8,000 खर्चा फर्म का है, 12,000 मारुति का है। अभी पे किसने किया, अभी नहीं मैंने लाइन पढ़ी, लेकिन आगे कह रहा था एक्सपेंसेस वर टू बी एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। ये पूरे खर्चे किसने पे किए, मारुति ने। आप बताओ मारुति ने 20 पे किए जबकि उसका खर्चा कितना था, 12। 12 उसने पे किए तो बिल्कुल सही किया क्योंकि वो उसका ही खर्चा था। लेकिन मुझे बताओ मारुति ने 8,000 एक्स्ट्रा पे किए, ये पूरे खर्चे 20 पे कर दिए मारुति ने। तो बताओ 12 उसने पे किए, बिल्कुल सही किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने ही बॉर्न करना था। लेकिन जो 8,000 मारुति ने एक्स्ट्रा पे किए वो फर्म का खर्चा था और पे किया पार्टनर ने, तो मुझे ये 8,000 मारुति को देने पड़ेंगे। तो बिजनेस के एक्सपेंस के लिए हम एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते, रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। तो मुझे बताओ मारुति को मुझे सिर्फ कितने और देने हैं, 8,000। मारुति कैपिटल अकाउंट 8, आपको 12 कहाँ गए, जो 12,000 है वो तो मारुति का ही तो खर्चा था, उसने पे किया, बिल्कुल सही किया, ठीक है। तो जितना फर्म का खर्चा था वो पे किया था मारुति ने, तो मैं उसके अकाउंट में डालूंगी। अकाउंट में डालूंगी तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चे 6 पॉइंट, रियलाइजेशन टू मारुति कैपिटल। नेक्स्ट देखना देखना बच्चे नेक्स्ट सेकंड इलस्ट्रेशन की 7th ट्रांजेक्शन है,
Sudhir, our partner, was allowed remuneration of 10,000 to carry out the dissolution of firm. कैरी आउट द डिसोल्यूशन फॉर्म, मतलब डिसोल्यूशन का ये जो सारा काम चल रहा है, इस काम को सारा कौन देख रहा है? सुधीर। और इसके लिए हमें उसे रेमुनरेशन देना है 10,000। जो डिसोल्यूशन का सारा काम कैरी आउट कर रहा है वो सारा सुधीर देख रहा है, तो इसके लिए हमें उसे रेमुनरेशन देना है 10। तो मुझे मेरी फर्स्ट एंट्री उसको रेमुनरेशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज भी एक्सपेंस के लिए डेबिट रियलाइजेशन को करते हैं, लेकिन ये मुझे देना है सुधीर को, ठीक है, 10,000 ये दे दिया। अब मैंने उसको रेमुनरेशन दे दिया, तो सुनना ध्यान से, ही हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अब मैंने उसको कमीशन दे दिया, तो इसके अलावा जो रियलाइजेशन के खर्चे होंगे वो पार्टनर बियर करेगा। ही हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के खर्चे विच अमाउंटेड टू ₹16, जो कितने हुए? 16। अगर ये लाइन आगे नहीं होती, ये वाली ये नहीं होगी, तो रियलाइजेशन के खर्चे 16 हुए, लेकिन ये पार्टनर ने बियर करनी है, तो मेरी बुक में 16 की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये खर्चा पार्टनर ने बियर करना है, मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन उससे 16 के बाद लिखा वर्क पेड बाय फर्म, मतलब ये खर्चा किसने पे कर दिया? फर्म ने, जबकि फर्म से तो इसके पैसे जाने नहीं चाहिए थे। क्यों? क्योंकि ये खर्चा किसने बियर करना था? पार्टनर ने। तो आपको पता है ये तो फर्म का खर्चा ही नहीं था, लेकिन कह रहा पेड बाय फर्म, ये 16,000 किसने पे किए? फर्म ने। जबकि ये खर्चा किसका था? पार्टनर का, तो हम पार्टनर के अकाउंट से काट लेंगे। क्यों गए फर्म से? तो सुधीर के कैपिटल अकाउंट से काटोगे। तो 2 एंट्री होंगी बुक में, उसने इन 2 के बेस पे 1 की हुई है। आप देखो बुक में उसने रियलाइजेशन को डेबिट 10 से ही किया है, तो रियलाइजेशन 10 से ही है, लेकिन सुधीर कैपिटल क्रेडिट 10 से है और डेबिट है 16 से, तो 6 से डेबिट बचा हुआ है कट के, 2 बैंक 16 ही है। तो आप 2 एंट्री ही करना, जैसे मैंने आपको बताई है। इसकी नरेशन लिख देना, रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो इसके अकॉर्डिंग नरेशन लिख लेना। नेक्स्ट देखना, आप 2 एंट्री ही पास कर देना इस 7th की जगह। देखना बच्चे नेक्स्ट, देखना बच्चे एक ट्रांजेक्शन में क्या है, रवि ए पार्टनर इज अलाउड रेमुनरेशन 15,000 फॉर द डिसोल्यूशन वर्क। डिसोल्यूशन के काम के लिए हमने रवि को रेमुनरेशन कितना देना है? 15। रवि को रेमुनरेशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस, और बिजनेस के एक्सपेंस के लिए रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, खर्चे का नाम नहीं लिखते, ठीक है। और ये रेमुनरेशन मुझे देना है रवि को, कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, इंक्रीज पे क्रेडिट, मैंने कमीशन तो दे दिया। एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अब इसके अलावा अगर कोई रियलाइजेशन के खर्चे होंगे वो पार्टनर बियर करेगा, विच अमाउंटेड टू ₹5, जो कितने हुए? 5। अगर यहाँ तक लाइन होती तो मेरी बुक में वो एंट्री ना होती, क्योंकि ये खर्चा 5 पार्टनर ने बियर करना है, फर्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन आगे लिखा हुआ है वर्क पेड बाय फर्म, ये 5,000 किसने पे किए? फर्म ने। अब फर्म से पैसे जा रहे हैं, लेकिन फर्म का तो खर्चा नहीं है जो मैं रियलाइजेशन को डेबिट करूँ, ये खर्चा किसका था? पार्टनर का। पेड फर्म ने कर दिया, तो हम पार्टनर के अकाउंट से काट लेंगे रवि के 5,000 कि फर्म ने क्यों पे किया, ये तो उसने बियर करना था। 2 एंट्री होंगी बुक में, उसकी इसकी जगह 1 हुई पड़ी है, कंबाइंड का इफेक्ट वही बैठा हुआ है, तो आप 2 एंट्री कर देना, नरेशन लिख देना, ठीक है। देखना बच्चे नेक्स्ट हमारी 9th है, अनिल अ पार्टनर इज टू पेड रेमुनरेशन ऑफ 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। डिसोल्यूशन वर्क के लिए हमने उसको रेमुनरेशन देना है 20, तो उसको रेमुनरेशन देना मेरे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं टू अनिल्स कैपिटल। अब सुनना, कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹75। रियलाइजेशन के खर्चे कितने हुए? 75। वर पेड बाय फर्म, किसने पे किए? फर्म ने। कहीं भी लिखा है ये खर्चा पार्टनर ने बियर करना था? नहीं, तो इसका मतलब ये फर्म का ही खर्चा है और फर्म ने ही पे किया। फर्म के खर्चों के लिए हम रियलाइजेशन को ही डेबिट करते हैं,
ठीक है। तो कह रहा है 75 खर्चा फर्म ने पे किया, और कहीं भी नहीं लिखा था ये पार्टनर ने बियर करना है, तो ये फर्म का खर्चा है। तो इसलिए मैंने रियलाइजेशन को डेबिट किया, क्योंकि फर्म के खर्चों के लिए हम खर्चों का नाम नहीं लिखते, रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। बुक मैंने इसकी जगह कंबाइन की हुई है, कैसे भी कर लेना, 2 एंट्री है, ठीक है। बच्चे हमारे पास यहाँ पे है सुनील अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्युनरेशन ऑफ 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। डिसोल्यूशन वर्क के लिए मुझे उसको 25 रेम्युनरेशन देना है, तो रेम्युनरेशन देना मेरे लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते, रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, क्योंकि रियलाइज खर्चे इसके डेबिट में ही जाने होते हैं, तो हम इसको ही डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमें सुनील को देना है रेम्युनरेशन, तो उसके अकाउंट में डाल देंगे 25। अब सुनना ध्यान से। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹9। रियलाइजेशन के खर्चे कितने हुए? 9। मतलब मैंने उसे रेम्युनरेशन दे दिया और उसके अलावा खर्चे हुए 9 वर पेड बाय हिम। किसने पे किए? सुनील ने। बच्चे कहीं भी लिखा है कि उसने ये खर्चा बियर करना था, अगर उसने नहीं बियर करना तो ये फर्म का ही खर्चा है। क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि उसने बियर करना है लैंग्वेज से, ठीक है। तो कहीं नहीं लिखा ये खर्चा पार्टनर ने बियर करना है, तो ये 9,000 रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस में बिजनेस के हैं, लेकिन कह रहा है पेड बाय हिम। किसने पे किया? सुनील ने। तो ये 9,000 मुझे इस टाइम उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं नहीं लिखा था कि ये खर्चे उसने बियर करने हैं। तो मुझे ये 9,000 भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसी एंट्री में ऐड हो जाएगा। ये 9,000 मुझे देने सुनील को ही है, तो ये टोटल एंट्री 34 से हो जाएगी, रियलाइजेशन टू सुनील कैपिटल, ठीक है। बच्चे सेकेंड इलास्ट्रेशन की लास्ट ट्रांजेक्शन है 11। विनय ए पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10। रियलाइजेशन के खर्चे 10 किसने पे किए? विनय ने, ठीक है। अगर ये आगे मेरे पास लाइन नहीं होती, कहीं नहीं लिखा था इसने ये खर्चा बियर करना था, तो ये फर्म का खर्चा है। पे किसने किया है? पार्टनर ने। तो मैं विनय के अकाउंट में डाल दूंगी 10,000, ठीक है। लेकिन उसने क्लियर लिखा हुआ है दीज वर टू बी बॉर्न बाय हिम। ये खर्चा उसने ही बॉर्न करना था, ये खर्चा विनय का ही था और विनय ने ही पे किया, तो बिल्कुल सही किया। तो फर्म से इससे कोई मतलब नहीं है, ये बॉर्न विनय ने करना था और पे भी विनय ने ही किया। तो हमारी बुक में इसकी क्या नहीं होगी? एंट्री नहीं होगी। तो जनरल के फॉर्मेट में ये लिख के आना एग्जाम में, नो एंट्री, इस ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है।